हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्लास इन द प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप लोग टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन कर दीजिए। वहीं पर आपको सारे मटेरियल सारे इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारे कुछ अवेलेबल कोर्सेज हैं, तो जो लोग भी नए हैं और अभी तक नहीं जानते हैं हमारे बारे में, तो हमारे पास प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है। नीचे टेलीग्राम नीचे प्लेलिस्ट दी गई है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिमिलरली मेंस की भी क्लासेस अवेलेबल है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, और ये सारी टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है अपने प्रिपरेशन को और अच्छा और बेटर तरीके से बनाने के लिए, इवेल्युएशन के लिए आप यू कैन सब्सक्राइब फॉर अस। ठीक है, चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज फिस्कल डेफिसिट या फिर फिस्कल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है। तो फिर जरा स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि फिस्कल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल? फिस्कल का मतलब होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि वित्तीय, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि बजटरी। दिस इज बजटरी एंड दिस इज टोटली इंटरनल डेटा। ये जो है वो इंटरनल बजट कह सकते हैं या इंटरनल एस्टिमेट बोल सकते हैं आप। किसी भी जैसे क्या होता है, हर घर में अपना एक मंथली एस्टिमेट बनाना होता है। इनफैक्ट आप अपना भी मंथली एस्टिमेट बना रहे होते हैं, वही एक फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं कि अगर इस बार पॉकेट मनी आपको कम मिली है या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, तो अकॉर्डिंगली यू मैनेज द थिंग्स। और इस पूरे मैनेजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। समझ में आ गया फिस्कल का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न्ड विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे होंगे आप लोग? इसमें आप लोग दो चीजें, एक तो इनकम हो रही होगी और दूसरा हो रही होगी एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब इस इनकम और एक्सपेंडिचर में होता क्या है? इनकम में इधर यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर फैमिली, जो भी आपकी फैमिली, जो भी फैमिली मेंबर है उसके थ्रू आपको कुछ पैसे मिल रहे होंगे, या फिर आप कहीं से उधार ले रहे होंगे, बोरो कर रहे होंगे। अकॉर्डिंगली यू मैनेज योर इनकम, अपना हिसाब से अपना इनकम एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इनकम के हिसाब से आप एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। कुछ जरूरी सामान होता है, जो भी चीजें होती है वो आप लोग खरीद रहे होते हैं या जो कुछ भी कर रहे होते हैं। इन दोनों का ही जो बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, दिस शुड बी जीरो। ये जीरो होना चाहिए। और जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ना तो आप पैसा पेड़ से उगा सकते हैं और ना ही अपने एक्सपेंडिचर को ओवर एक्सेसिव कर सकते हैं। तो बोला जाता है ना, चादर उतनी फैलानी चाहिए जितनी टांगे हो। तो वही चीज यहां पर भी है कि आपको या तो अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा तो आपका उधार बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ये किया तब जाता है जब आपकी इनकम सोर्स लिमिटेड हो। तो इनकम सोर्स लिमिटेड होने की वजह से हमें हमेशा बहुत मैनेज करके एक्सपेंडिचर करना होता है। द सेम थिंग is also being done in government of India, जहां पर फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यूज। दिस इज द रेवेन्यू थिंग, जहां पर रेवेन्यू आ रही है मतलब कि इनकम आ रही है, और दूसरी होती है टैक्स, दूसरी होती है जो एक्सपेंडिचर होती है। रेवेन्यू के लिए मतलब कुछ तरीके होते हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स हो गए, इनके थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधी सी बात है, एक तो रेवेन्यू इनका है और दूसरा है एक्सपेंडिचर। सरकार को सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाने होते हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें, जैसे रोड बनाना होता है, रेलवेज के लिए काम करना होता है, पार्क वगैरह बनाने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, और इनको इंश्योर करना होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। दिस इज द वेलफेयर ऑफ स्टेट, और ये होती है हमारी डीपीएसपी। ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चीज बोली गई है, और यही सरकार को मेंटेन करना होता है। इस मेंटेन करने के लिए सरकार को अपनी ग्रोथ देखनी होती है, कंट्री की ग्रोथ, और कंट्री ही नहीं, सिर्फ टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहां पर भी आप ग्रोथ देखनी होती है, मतलब कि मोहल्ले लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी ग्रोथ देखनी होती है। इसके अलावा इंश्योर करना होता है इक्विटी, मतलब कि हर एक बंदा चाहे जितनी भी हाइट का हो, हाइट मतलब कि जितनी भी परचेजिंग पावर का हो, उस परचेजिंग पावर को हमें इक्विटी पैरिटी में लेकर के लाना होता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा गैप ना रहे, रिच और पुअर में गैप ना रहे। लेकिन यहां पर हम लोग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टेक्निक नहीं लगाते हैं कि सरकार को ही सारा का सारा
दे दिया जाए और सरकार फिर अपने हिसाब से, गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले। नो, यहां पर मिक्स्ड कल्चर लिया जाता है, सोशलिस्टिक एज वेल एज कैपिटलिस्टिक, और यहां पर फ्रीडम भी दी जाती है, लेकिन सरकार ये इंश्योर करती है कि जो आम जनता है, मतलब जो पुअर पब्लिक है, इसको एटलीस्ट एसेंशियल आइटम्स या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रोवाइड कर दी जाए थ्रू दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और इस तरीके से सरकार इक्विटी इंश्योर करने की कोशिश करती है। इसके अलावा आ जाता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली क्या है, ऑल द सेक्टर्स, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गई, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और इन सारे सेक्टर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही होती है सरकार। ठीक है, इसी वजह से अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग इंडेक्स निकले हुए हैं जिसके जरिए जो होता है इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ऑडिट किया जाता है, देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जा रही होती है। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसको लेकर के डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आगे भी इनफैक्ट करते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर के थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहिए और चीजों को काफी मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। इसके अलावा जो होता है एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने का काम भी होता है सरकार का ही, और इसी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सरकार एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर रही होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट ही एक जरिया है लोगों के परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन करने का काम कर रही होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट थिंग कि आप लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है या कह लीजिए जो लोकल मार्केट है उसको कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने से क्या हो रही है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन कर देना, प्रोडक्शन के कारण से एक तो अपना जो भी हमें घर में कंज्यूम करना है वो कंज्यूम किया, और जो बच गया एक्स्ट्रा आइटम और वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें फॉरेन करेंसी मिल जाती है, और इस फॉरेन करेंसी के थ्रू हम लोग जो भी फॉरेन से इंपोर्ट करना होता है उसका यूज कर लेते हैं इस एक्सपोर्ट प्रमोशन के जरिए। अगेन ये जो फॉरेन अकाउंट है इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम लोग बाद में देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है, बट यहां पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एनी हाउ फिस्कल पॉलिसी इज, या कह सकते हैं फिस्कल बैलेंस या फिस्कल पॉलिसी किसी न किसी तरीके से इस बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली चीज से लिंक है। दिस ऑल टू थिंग्स आर लिंक्ड, और ये क्या लिंक्ड है ये हम लोग बात करेंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक में। फिलहाल आप लोग ये समझ सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री की बजटरी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिस दिन बजट निकल रहा होता है उस दिन आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, शेयर मार्केट में काफी उछाल, काफी चढ़ाव देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी लगातार वॉच आउट करते रहते हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट आगे करनी है या इन्वेस्टमेंट हमें रिलीज कर लेनी है। तो ये भी अगेन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल पॉलिसी। मतलब यू कैन ऑल्सो से दैट द कंट्री की जो इकोनॉमी फ्यूचर में क्या होने वाली है ये पूरी की पूरी फिस्कल पॉलिसी पे ही डिपेंड कर जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए यहां पर क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी दो तरीके की निकल के आती है। यहां पर एक फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको बोला जाता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। पहले इसके बारे में जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीज है। जैसे देखिए फिस्कल पॉलिसी से एक चीज तो समझ में आ गया है, फिस्कल पॉलिसी से एक चीज समझ में आ गया है कि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का फंडा है। ठीक है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, और ये हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वसूल रही होती है, और एक्सपेंडिचर में क्या होती है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग, मतलब इन द सोसाइटी कर रही होती है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए अगर मान लीजिए टैक्स बहुत ज्यादा वसूलना शुरू कर दिया जाए तो जो आम पब्लिक है, इस आम पब्लिक के पास जो पैसा है, जो यहां पर इनके हाथ में मनी है, क्या वो मनी कुछ ज्यादा ही अब सरकार के पास जाना शुरू कर देगी थ्रू टैक्स? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनके पास 1000 रुपीज था और उस समय इनको टैक्स देना था 100 रुपीज पे, तो इनके पास बचा कितना, 900 रुपीज। लेकिन इन केस इनकी इनकम सपोज बढ़ करके 1100 हो जाती है, लेकिन सरकार कहती है नाउ यू हैव टू पे द टैक्स ऑफ 500 रुपीज। तो इनके हाथ में अब कितना बचा, अब इनके हाथ में 900 नहीं, अब इनके हाथ में केवल और केवल 600 बचा। अब जो इनका डिस्पोजेबल इनकम है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, डिस्पोजेबल जो इनकम है वो तो केवल और केवल 600 बचा।
अब इस 600 पे ही केवल और केवल मार्केट कर सकते हैं ये, यानी कि आपने क्या किया है कि मार्केट से पैसा स्क्वीज कर लिया है, मार्केट से पैसा खींच लिया है और लोगों की परचेजिंग अब कम कर दी है। परचेजिंग कम करने के कारण से क्या हुआ है कि इकोनॉमी अब जो पहले इतने बड़े लेवल पे कर रही थी काम, अब वो छोटे लेवल पे काम कर रही होगी, यानी कि इकोनॉमी अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। दिस हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, यानी कि टैक्स के बढ़ाने से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी इसी तरीके से कम कर दे तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी तो अगेन यहां पर भी हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं इसके बारे में, कॉन्ट्रैक्शनरी जहां पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बारे में बात करें। मान लेते हैं अगेन दिस इज अ ग्रुप ऑफ पब्लिक, ये जनता का ग्रुप का समूह है, इनके पास अगेन जो होती है 1000 रुपए इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, टैक्स इन्होंने 100 रुपीज दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 900 रुपीज अभी इनके पास बचा हुआ है। अब इस 900 रुपीज में इनको कई सारे काम करने हैं, बेसिक आइटम जैसे हाउस होल्ड का काम करना है। अब हाउस होल्ड में क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर इनको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट इनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मेडिसिन है तो मेडिसिन भी इनको चाहिए ही चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या है, मान लेते हैं कि ये सब जो आइटम इसेंशियल है, इसके बाद एक जरूरत पड़ती है जो होती है बाकी लग्जरियस आइटम जो हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब बेसिक आइटम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तभी जाकर के उस लग्जरी आइटम पे आप पहुंचेंगे। तो मान लीजिए एलपीजी में ही 800 रुपए लग जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में ही आपका कुछ 1000 रुपए लग जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास यहां पर जो टोटल सेविंग बच रही है वो मान लेते हैं कि 50 रुपए से केवल बच रही है, बाकी जो 850 रुपए है वो इन सब चीजों में खत्म हो गए। तो आप 50 रुपए से कोई चीज लग्जरी आइटम जाएंगे खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, ये सब चीजें खरीदेंगे केवल 50 रुपए की सेविंग के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि आपको 800 रुपए पे करने हैं तो हम 200 रुपए इस पे सब्सिडी दे देंगे, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग में चली गई, 250 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्ट में कह रही है सरकार कि अगर आप 200 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम 100 रुपए रिफंड कर देंगे, तो 100 रुपए और बढ़ गया इनका। यानी कि गवर्नमेंट ने ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शुरू किया। ये देखिए सोशल सिक्योरिटी जब प्रोवाइड करना शुरू किया तो इनकी इनकम में मतलब इनकी सेविंग में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। जैसे ही बढ़ोतरी होना शुरू होगी ये लोग मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदना शुरू कर देंगे, यानी कि इकोनॉमी बाहर बढ़ते जाएगी अगर सरकार स्पेंडिंग करना शुरू कर दे, यानी कि दिस विल बी एक्सपेंशनरी इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस। क्लियर हो गया क्या चीज है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स से किस तरीके से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट और इकोनॉमी किस तरीके से एक्सपैंड कर सकती है। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, टैक्स को ये लोग कम करेंगे ताकि लोगों की परचेजिंग बढ़ जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी जो होती है वो बढ़ा दी जाएगी जिससे लोगों की सेविंग्स बढ़ जाए और अल्टीमेटली जो परचेजिंग है वो बढ़ जाए। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन में भी आप देख सकते हैं टैक्स को रेस कर दिया गया है जिससे परचेजिंग घट जाएगी और गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कम कर देगी जिससे कि जो लोगों की परचेजिंग है वो भी अगेन घट जाएगी। तो इस तरीके से चीजें जो होंगी वो हो जाती हैं। समझ में आ गया एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी डिटेलिंग हमें आगे करनी है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा अब आता है पूरा का पूरा बजटरी मैनेजमेंट। दिस इज बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है, क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बजटरी मैनेजमेंट में क्या है। सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट बजट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट आ जाता है। इस गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं देयर आर टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट को बोला जाता है रेवेन्यू बजट और दूसरे को बोला जाता है एक्सपेंडिचर बजट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब हो जाता है जहां पर पैसा आने वाला है, दिस इज पैसा आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, पैसा जाएगा, क्यों, क्योंकि खर्च करेंगे, यहां पर पैसा जाएगा, यहां पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्लियर। अब रेवेन्यू साइड में ही बात करें तो देखिए दो बॉक्सेस बने हैं, यानी कि यहां पर रेवेन्यू जो बजट है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया क्या चीज है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि यहां पर दो तरीके की चीजें आ रही हैं। एक आ रही है जहां पर हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि पैसा आ रहा होगा और दूसरे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू घट रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, हम लोग पैसा जा रहा होगा।
सिमिलरली देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं जिसको टैक्स रिवेन्यू नॉन टैक्स रिवेन्यू बोलते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी तरीके से एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसके दो पार्ट इस तरीके से हो जा रहे होते हैं। तो ये तो हुआ, चलिए ठीक है, बजटरी का पूरा स्ट्रक्चर। अब जरा इसकी डिटेलिंग समझने की कोशिश करते हैं कि बजट का मतलब क्या है। मैंने आप लोग को बोला था कि बजट में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है जहां से इनकम हो रही होती है और दूसरे साइड से जहां से एक्सपेंडिचर हो रही होती है, अब यहां पर जब आप देखेंगे इनकम होने में, तो इनकम बेसिकली दो तरीके से हो रहा है। एक हो रहा है जहां पर आप रिवेन्यू रिसिप्ट से कमा रहे हैं और दूसरा कमा रहे हैं आप कैपिटल रिसिप्ट से। तो एक हम कमा रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट से और दूसरा हम कमा रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट से। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से हो रहा है, एक हो रहा है रिवेन्यू से और दूसरा हो रहा है कैपिटल से। तो यहां पर भी रिवेन्यू से हो जा रहा है और दूसरा कैपिटल से हो जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है, ठीक है। अब जरा यहां पर और थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, मैंने देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो उसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर आप मोर देन 1 ईयर से कर रहे होते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी लेस देन 1 ईयर हो जाएगा और यहां पर मोर देन 1 ईयर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इनकम में ही बात करते हैं तो रिवेन्यू मतलब कि लेस देन 1 ईयर, यानी कि इसमें कौन सा रिवेन्यू आ जाएगा, जैसे टैक्स और दूसरा बोला जाता है नॉन टैक्स। देखिए टैक्स और नॉन टैक्स, ये आपका बना हुआ है टैक्स और नॉन टैक्स। अब इसका मतलब क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, सीधे सीधे क्या करेंगे आप लोग, जो भी इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया या फिर कस्टम टैक्स हो गया या फिर एक्साइज ड्यूटी हो गई या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं जो कि हमारा जीएसटी के फॉर्मेट में आ गया, तो ये सारे के सारे टैक्स के फॉर्मेट में हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं रिवेन्यू। हर साल आपको आईटीआर फाइल करनी होती है, हर साल जीएसटीआर का मतलब रिटर्न फाइल करना होता है, तो ये सारा का सारा टैक्स फॉर्मेट में सरकार को चला जाता है पैसा। और चूंकि ये 1 साल से कम का है इसलिए तुरंत पहुंच जाएगा, इसको बुलाएगा क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट या रिवेन्यू इनकम। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि 1 साल से कम है या 1 साल से ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट इन अकॉर्डिंग जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें आपको पुट आउट कर देना है। दूसरा होता है जो नॉन टैक्स है। ये नॉन टैक्स वाली चीज क्या है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। नॉन टैक्स में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेनाल्टी लग गई, ठीक है, पेनाल्टी हो गई, या फिर मान लेते हैं कि पेनाल्टी के थ्रू, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं तो कहीं पर पेनाल्टी आपकी लग गई है तो आपने पैसा दे दिया तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, नॉन टैक्स अकाउंट में चला जाता है। इसके अलावा जितने भी फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं उसके भी पैसा नॉन टैक्स में आ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए पार्क का रिवेन्यू हो, पार्क का कहीं पर आपने फीस दिया वहां पर चला गया, या फिर कहीं से चैरिटी के रूप में पैसा आ गया, जैसे क्या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कई बार पैसा आया है ना, तो इसमें इस तरीके से पैसा चला जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। थोड़ी सी डिटेलिंग और आपको दे देता हूं। ये जो टैक्स है ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जैसे इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। लेकिन जो नॉन टैक्स होता है ये जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। क्लियर है, यहां से भी सरकार को पैसा मिल रहा होता है। तो ये तो हो जाता है हमारा टैक्स और नॉन टैक्स का फंडा। कैपिटल में अगर बात करें, कैपिटल रिवेन्यू में अगर बात करते हैं तो यहां पर है कैपिटल रिवेन्यू। इस कैपिटल रिवेन्यू में अगर बात किया जाए तो देखिए हमारे पास दो तरीके के आ रहे हैं, वन इज डेप्ट क्रिएटिंग और दूसरे इज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। वन इज डेप्ट क्रिएटिंग और दूसरा है नॉन डेप्ट। क्लियर। डेप्ट क्रिएटिंग में अगर बात करते हैं तो डेप्ट मतलब जिसके थ्रू हमें एक कर्जा मिल जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक जैसे कर्जा हो जा रहा है। तो कर्ज में क्या है कि आप जैसे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन कंट्री से जब भी लोन ले लेते हैं तो वो आ जाता है हमारे इस कह लीजिए कि डेप्ट क्रिएशन में, जहां पर पैसे आ जा रहे होते हैं डेप्ट के फॉर्मेट में। तो पहला तो ये हो गया जहां पर इस तरीके से चीजें आ जा रही होती हैं कि फॉरेन कंट्री से हम लोगों ने उधार ले लिया है और इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे कैसे लोन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। बट यहाँ पर दूसरी एक और चीज होती है जो होती है ट्रेजरी बिल के फॉर्मेट में। जैसे क्या होता है, ट्रेजरी बिल हो गई। ट्रेजरी बिल एक तरीके की बिल होती है जिसके जरिए आप पेपर रखते हैं और कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो सरकार क्या कहती है, मान लीजिए सरकार के पास पैसा नहीं है, यहाँ पर देखिए ऊपर
सरकार के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो सरकार क्या कहती है, दिस इज गवर्नमेंट, ये कहती है कि यार ऐसा है, आप लोग मुझे आज की डेट में 100 रुपए दीजिए, मैं 5 साल बाद आपको 150 रुपए दूंगा। तो अब यहाँ पर 50% का मार्जिन है, तो यहाँ पर जो आम जनता है वो कहेगी यार सरकार तो सरकार कभी धोखा नहीं करेगी। आम जनता क्या करती है कि फटाफट 100 रुपए का ये जो ट्रस्ट पेपर है जो लिख करके सरकार ने दिया हुआ है, इसको परचेज कर देती है और 100 रुपए इस तरीके से 100 रुपए इस तरीके से यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती है। तो गवर्नमेंट के पास एक तरीके से क्या आ गया, पैसा आ गया। लेकिन ये पैसा देना कब है, देना इनको 4 साल 5 साल बाद देना है। तो यानी कि ये बन गया क्या, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, कैपिटल के फॉर्मेट में। तो हो जाती है डेप्ट क्रिएटिंग, क्योंकि एक तरीके से क्या है, सरकार ने उधार लिया हुआ है, उन्होंने एक वचन दिया हुआ है, वचन के बेसिस पे ही ये सारा का सारा काम किया गया है। तो क्लियर हो गया क्या चीज है, डेप्ट क्रिएटिंग क्या हो गया, जहां पे फॉरेन से आप या तो लोन ले रहे हैं या फिर आप ट्रेजरी बिल के थ्रू जो होता है पैसा को बढ़ा रहे होते हैं। दूसरा होता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग का मतलब क्या है, दिस इज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग क्या चीज है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग का मतलब एक तरीके से ये हो गया जहां पर हम उधार नहीं ले रहे हैं फिर भी पैसे बना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, पीएसयू है, इसको आपने बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा आता है वो एक तरीके से क्या हुआ, कंपनी को आपने बेचा है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, अपनी ही कंपनी को बेचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पैसा आ जाता है। तो बेसिकली जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट होती है, उसमें सेलिंग ऑफ ओन कंपनी या फिर कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज किया जाता है। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी पूरी रिसिप्ट के फॉर्मेट में कि रिसिप्ट किस तरीके से क्या चीज होती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर में मैंने आप लोग को बताया अगेन कि दो तरीके होते हैं, एक होता है जो रिवेन्यू हो जाता है और दूसरा हो जाता है जो कैपिटल हो जाती है। रिवेन्यू का मतलब जहां पर लेस देन 1 ईयर रहेगा, कैपिटल का मतलब जहां पर मोर देन 1 ईयर रहेगा। रिवेन्यू में भी अगेन जो एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात करें तो देखिए दो तरीके के हैं, एक है जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दिस इज प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है जो नॉन प्लान्ड है। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल में भी हमारे पास दो तरीके के आ जा रहे हैं, एक आ रहा है जो हमारे पास प्लान्ड है और दूसरा है जो नॉन प्लान्ड है। क्लियर, नॉन प्लान्ड आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास भी अगेन दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। देखिए क्या है कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड मतलब अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने इन दोनों को अब हटा दिया है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड का फंडा ही हटा दिया है। तो नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक कि एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। फिर भी आप आराम से इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को क्या चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि जो होता है दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लेते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होते हैं लोग, ये क्या करते हैं, कैसे ये पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ये किया जाता है, एक संस्था होती है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होती है कि अपनी रिकमेंडेशन देती है कि कितना परसेंट अमाउंट जो होती है वो पूल करनी है नीचे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, दिस इज प्लान। क्यों, क्योंकि ये बताएगा कितना करना है और उसी हिसाब से ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, समय समय पर ये लोग ग्रांट मांगते हैं। लेकिन ये हो गया क्या, अनएक्सपेक्टेड, भाई कितना मांग लेंगे, पता नहीं कितना मांग लेंगे यार। क्योंकि देखिए अभी जैसे कोरोना वायरस है, अभी क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है, हर एक स्टेट जो होता है 130 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके से मांग रहा है। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड होता है। तो दिस इज बेसिकली नॉन प्लान्ड या अनप्लान्ड हो जाती है। लेकिन ये जो फाइनेंस कमीशन की है ये हो जाती है प्लान्ड तरीके से एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकाली गई है, ऊपर देखिए गवर्नमेंट स्कीम निकाली गई है, तो गवर्नमेंट स्कीम भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से प्लान्ड हो जाएगी। ठीक, प्लान्ड हो जाएगी। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐसी निकाली जा रही है जो ईयर के फाइनेंशियल ईयर के बीच में निकाली जा रही है, तो क्या बन जाएगा, नॉन प्लान्ड। क्लियर हो गया क्या है, नॉन प्लान्ड बन जाती है। जैसे क्या है कि जब निर्भया फंड बनाया गया था तो इट वाज अ नॉन प्लान्ड। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है वो बीच में मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में मतलब फाइनेंशियल ईयर के बीच में बनाया गया था और वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से वो नॉन प्लान में चला जाता है। एक क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या चीज है, कैसे हो रही है। तो प्लान में आपका आ जाएगा क्या, गवर्नमेंट स्कीम, बट अगर वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में हो रहा होगा तो वो बन जाएगा नॉन प्लान। प्लान का मतलब वही है कि जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर है एकदम कि हाँ ठीक है ये वाला खर्चा आएगा, हम इतना पैसा दे देंगे, ऐसे निपटा देंगे। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, बीमार पड़ गए आप, लीजिए अब क्या करेंगे। तो ये वाली जो चीज होती है वो चली जाती है एक्सपेंडिचर नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में।
क्लैरिटी आई क्या चीज है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 1 सेकेंड, लेट मी इरेज इट। अब इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो आगे हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी अगर देखेंगे तो हमारे पास अगेन दो तरीके की चीजें आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट थिंग आ जाता है इसमें प्लान्ड सेंट्रल या प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा हो जाता है जो अनप्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जा रहा होता है। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, चूंकि आपने क्या किया था, कैपिटल रिवेन्यू कैसे जनरेट किया था। एक तो रिवेन्यू जनरेट किया था डेप्ट क्रिएटिंग से और दूसरा रिवेन्यू जनरेट किया था नॉन डेप्ट क्रिएटिंग से। यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर आपने या तो फॉरेन लोन ले लिया था, दिस इज फॉरेन लोन, या फिर आपने क्या किया था, बिल या फिर बॉन्ड जनरेट कर दिया था। बॉन्ड समझिए, बॉन्ड या फिर एग्रीमेंट, यह आपने जनरेट कर दिया था। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग में क्या किया था आपने, डिसइन्वेस्टमेंट किया था। डिसइन्वेस्टमेंट, क्लियर। डिसइन्वेस्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ गया। लेकिन ये जो फॉरेन लोन से पैसा आपने उठाया है या बॉन्ड एग्रीमेंट से पैसा उठाया है, इसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि आपने इंडिया ने, सपोज इंडिया ने पैसा लिया है, इंडिया ने लोन लिया हुआ है, कहां से, सपोज जापान से लोन लिया है, ठीक है, जापान से लोन लिया है, 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है। तो अब क्या है, कितने साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, मान लेते हैं 10 करोड़ लोन 10 ईयर पे लिया हुआ है। अब क्या हुआ, इनका एक प्रिंसिपल अमाउंट बना जो बन गया क्या, 10 करोड़ रुपीस। अब 10 साल के लिए लिया है तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट तो देगा ही देगा। इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, ब्याज मान लेते हैं कि जो होता है 1% पे है, सॉरी 1% पे है। तो ये ब्याज जो है हर साल इनको देना तो है, इनको पर ईयर देना है, पर मंथ, पर ईयर, जितना भी होगा पर ईयर देना होगा। यानी कि अब इनको इंडिया को जापान को दो अमाउंट देना है। एक अमाउंट तो देना है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये दिया जाएगा इनको 10 साल बाद। दूसरा दिया जाएगा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंटरेस्ट पेमेंट इनको हर साल देना है। अब हर साल देना है तो ये क्या बन गया, एक तरीके का रिवेन्यू, क्योंकि पर ईयर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया ये इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट का क्वेश्चन ये उठता है, प्लान में डाले कि अनप्लान में डाले। तो देखिए, जब आपने लोन उठाया था तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट पहले से ही जानकारी रख ली होगी कि कितनी होने वाली है, तो ये बन जाती है इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट चली जाती है, प्लान में चली जाती है। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन उठता है यहां पर, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सपोज दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, और बाकी आगे भी बहुत सारे मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हर साल आपका 100 रुपए इंटरेस्ट बनता है, हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। अब क्या किया आपने, जनवरी में आपने इंटरेस्ट पे किया, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपीज पे कर दिया, एकदम ऑल ओके। फरवरी में क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार देखो 70 रुपीज हम दे दे रहे हैं, अगली बार में 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे लीजिएगा। अब यहां पर क्या होगा, 30 रुपीज और 100 रुपीज दो इंटरेस्ट बनता, लेकिन चूंकि 30 रुपीज ये पुराना है, ये चला गया प्रिंसिपल अमाउंट में एक्स्ट्रा, और ये टोटल टैक्स अब 130 नहीं बनेगा, ये एक्स्ट्रा बनेगा 140 टैक्स, यानी 10 रुपए क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन गया। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपीज आपने यहां कितना लिया था, 10 करोड़ रुपए लिया था, 10 करोड़ रुपए लिया था। अब 10 करोड़ में हर आपने इंस्टॉलमेंट अपनी लगवा रखी है और साथ में आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 10 साल के लिए लिया था आपने, 10 लाख रुपए आपने देना शुरू कर दिया, 10 लाख रुपए, सॉरी 100 कितना देंगे आप, 10 लाख है, 1 करोड़ रुपए आपने देना शुरू किया, ठीक है, 1 करोड़ देना शुरू किया। 1 करोड़ पे मान लीजिए कि 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट पेमेंट बन रहा है। एक बार क्या होता है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट अपना नहीं दे पाते हैं, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं वो चलाएगा किस में, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि 1 करोड़ जितना भी 70 रुपए है, 70-80 रुपए जितना भी आपने नहीं दिया, ये चला गया प्रिंसिपल अमाउंट पे, और इस पे तो अपना इंटरेस्ट रेट 1% के हिसाब से जुड़ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट जो 1000 एक्स्ट्रा आता, उसके अलावा ये 70 रुपए वाला जो एक्स्ट्रा 1% आएगा, वो भी तो जुड़ गया 7 रुपए। क्लियर हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ रही है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रही है, ये चीज चली जाती है नॉन प्लान्ड में। दिस इज एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया, गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया, और डिफॉल्ट करने के कारण इनके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैठ गई, तो वो चली गई नॉन प्लान में। एक आइडिया लग गया होगा आपको प्लान और नॉन प्लान की क्या चीज है। हालांकि अब नॉन प्लान और प्लान का कोई मतलब नहीं है,
बट फिर भी आप यहां से देख सकते हैं कि जो चीज भी आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर निकाल ले आते हैं तो वो बन जाता है हमारा नॉन प्लान के जरिए। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने पैसा वैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब इनको प्रिंसिपल अमाउंट जब लौटाना होगा तो कितने साल बाद लौटाएंगे, कुछ साल बाद लौटाएंगे। सीधी सी बात है, किसमें चला गया, प्लांट में चला गया। प्लांट में चला गया कि हाँ ठीक है, इनको पैसा जब लौटाना है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट लोन रीपेमेंट के जरिए यहां पर चला जाएगा। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये चला गया अपने लोन रीपेमेंट में। लोन रीपेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो प्रिंसिपल अमाउंट ये हमने लोन वापस कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया। क्लियर हो गया क्या चीज है। ठीक है, प्लांट में ऐसे ही और भी चीजें हो जाती है, जैसे रोड बनाना हो गया, रेलवेज बनाना हो गया, या गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, दिस इज गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई। ये सब चीजें जो चली जाती हैं वो प्लांट वाली चीज में चली जाती है। अनप्लान्ड वाली चीज में क्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए बीच में ही हाथों हाथ जो होती है डिफेंस की आपको डील करनी पड़ रही है। हालांकि डिफेंस जो होती है वो भी प्लान ही होती है, लेकिन समटाइम्स इट कैन आल्सो कम अंडर नॉन प्लान। हालांकि प्लान और नॉन प्लान का फंडा अब अगेन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो डिफेंस वाली चीज हो गई, या फिर कोई अदर से सोशल सिक्योरिटी मेजर लेना पड़ गया, सोशल सिक्योरिटी मेजर, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं। तो एक पूरी क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि क्या चीज कैसे कैसे करना है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मान लीजिए इंडिया है, सपोज दिस इज इंडिया एंड इंडिया हैज गिवन लोन टू भूटान। मान लीजिए भूटान को लोन दिया है। अब भूटान को क्या देना है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जो देना है। मान लीजिए कि जो होता है 10 करोड़ रुपीस का जो है लोन दिया गया, तो 10 करोड़ रुपए तो इनको देना ही देना है, प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना है। मान लीजिए इंटरेस्ट बन गया 10 लाख रुपए, सपोज 10 लाख रुपए बन गया। और ये क्या है, हर साल इन्होंने अपना बंधवा लिया है कि हाँ ठीक है चलो 10-10 साल पे देते रहेंगे। तो ये क्या हुआ, हर साल जो आते रहेगा इंटरेस्ट वो हमारे लिए क्या बन गया, दिस कम्स अंडर रिवेन्यू इनकम, दिस इज रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट में भी किसमें चला गया, रिसिप्ट है, नॉन टैक्स में चला गया, क्योंकि आपने टैक्स थोड़े लिया है, आपने अलग से इसका इनकम करना शुरू कर दिया है। तो दिस कम्स अंडर टैक्स रिवेन्यू हर साल। लेकिन जब ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस लौट करके आएगी तो क्या बनेगा वो, क्योंकि बहुत सालों बाद लौट करके आ रही है, तो ये बन जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में भी नॉन डेप्ट क्रिएटिंग बन के आएगा, क्योंकि डेप्ट नहीं बन रहा है, आपके पास अलग से चीजें आ रही हैं। तो मतलब ये डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिसिप्ट इस तरह से दो चीजें आ जाएंगी। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या किया है, इंडिया सपोज भूटान में क्या करती है कि कोई मान लेते हैं पावर प्लांट बनाया है, पावर प्लांट। ठीक है, इस पावर प्लांट को बनाने में मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीस का खर्चा आ गया। क्लियर, 100 करोड़ का खर्चा आ गया, तो अगेन यानी कि 100 करोड़ इन्होंने लोन दिया है, साथ में इंटरेस्ट बना। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको पैसा नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए भाई, हमको बिजली चाहिए, यहां से पावर प्लांट से जो भी बिजली निकलेगी वो हमको चाहिए। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये है तो रिसिप्ट ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रिसिप्ट है। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये रिवेन्यू है या कैपिटल है। रिवेन्यू में भी अगर बात करें तो ये टैक्स में आएगा या नॉन टैक्स में आएगा। अगर कैपिटल है तो डेप्ट में आएगा या नॉन डेप्ट में आएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लगा, ट्रिकी है। तो इंडिया ने क्या किया है, भूटान में अपना 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट दिया है, पावर प्लांट लगाया, इस पावर प्लांट के जरिए कह रहे मुझे लोन नहीं चाहिए, इसके थ्रू जो भी बिजली बनेगी वो हम लोग केवल लेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि इस बिजली के थ्रू जो भी चीजें रेज हो रही है, जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं, वो तो एक तरीके का रिसिप्ट ही है, लेकिन वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आएगा या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, किस में आएगा ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ हम लोगों ने इसमें देख लिया, बहुत डिटेलिंग देख लिया, आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं बजट के ही टर्म के रूप में। जैसे एक होती है जो रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट का मतलब क्या हो गया, रिवेन्यू बजट का मतलब हो गया कि जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट आई है उसमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा देना है। तो जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ये अगर पॉजिटिव निकलती है तो बढ़िया चीज है, निगेटिव निकलती है तो गड़बड़ चीज है। क्यों, क्योंकि हमें उतना पैसा अभी बनाना पड़ जाएगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। तो रिवेन्यू बजट इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, यानी कि क्या है, रिवेन्यू एंड दोज दैट विल इनकर्ड रेगुलरली इन रनिंग ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा ही है, समझ में आ ही गया होगा क्या चीज है। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे सेल्स हो गई, परचेजेस हो गया, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, रेंट हो गई,
ये सारा का सारा क्या हुआ, हर साल आपको देना है, पर ईयर देना है। अब पर ईयर देने के लिए ही ये किस में चला गया, ये चला गया हमारा रिवेन्यू में। क्लियर। कैपिटल बजट के बारे में बात करें, मोर देन 1 ईयर के बारे में बात करें, तो ये क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें कुछ साल बाद देखने को मिलेगा। क्लियर। तो कैपिटल बजट एस्टिमेट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच विल बी इनकर्ड फॉर एसेट क्रिएशन। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एक तरीके का एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज है लेकिन रिटर्न लगातार आपको मिलता रहेगा। सिमिलरली पार्क का एस्टेब्लिशमेंट एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जैसे रेलवेज एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। कोई भी हमारी जैसे गुजरात में जो होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम लोगों ने मूर्ति बैठा दी, बहुत लंबी मूर्ति बैठा दी, तो ये भी क्या है, कैपिटल बजट में, कैपिटल असेट में चला जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। रोड बनाना, ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। सिमिलर वाली चीज है कैपिटल, जो कैपिटल बजट है, दिस इज कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ ये निगेटिव में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट निगेटिव में आना गुड फॉर इकोनॉमी है, गुड फॉर इकोनॉमी। लेकिन ये गुड फॉर इकोनॉमी तब होना चाहिए, कैपिटल निगेटिव तब होना चाहिए जब ये प्रोडक्टिव असेट बना रहा है, प्रोडक्टिव असेट। क्योंकि निगेटिव का मतलब यह है कि आज की डेट में अगर निगेटिव है तो कल की डेट में ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव बन के आएगा, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा रिवेन्यू बन के आएगा। तो बोला जाता है ना कि आज दुख ले लीजिए, आज पढ़ लीजिए, लेकिन कल को जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मौज में रहेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट भी एक तरीके से समझ लीजिए आईएएस की प्रिपरेशन ही है, जहां पर आप तैयारी कर रहे होते हैं और एक बेटर फ्यूचर सोच रहे होते हैं। तो कैपिटल बजट भी यही है। लेकिन आप तैयारी करने के दौरान में ये नहीं होना चाहिए कि खाना ही नहीं खा रहे हैं, एकदम पढ़े लगे हुए हैं, पढ़ ही रहे हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन नहीं होंगे, तब आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। आप जाएंगे वहां पर पागल खाने में और आपको पागल करार दे दिया जाएगा। सेम वही चीज कैपिटल में भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा ही ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं कैपिटल में तो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगी, कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको गड़बड़ रिजल्ट मिलेगा और आपका अगेन एक इकोनॉमी जो होती है वो मतलब गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया। तो आईएएस प्रिपरेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे प्लांट मशीनरी हो गई, शेयर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन ये होता है रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। जो भी लेस देन 1 ईयर के लिए पेमेंट आती है, इनकम आती है, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो दीज आर रिकरेंट रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट रेवेन्यू रेज फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लिया हम लोग। टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब चीजें हो गई क्लियर। इसके अलावा देखिए नॉन टैक्स सोर्सेज में, जैसे हम लोगों ने अभी बोला था कि यूजर का चार्ज मतलब पेनाल्टी वगैरह हो गई। इंटरेस्ट रिसिप्ट, जैसे कंट्री से जो भी लोन दिया गया था उसका इंटरेस्ट आया हर साल, इंटरेस्ट डिविडेंड्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि जो होता है कि कोई कंपनी है, उसने क्या है डिविडेंड टैक्स वगैरह पे किया, तो वो चला जाता है इसमें डिविडेंड के रूप में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट, क्योंकि ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। इट इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस एंड कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है, सैलरी देना है लोगों को, हर साल की जो चीजें होती हैं वो चीजें होती है। सैलरी देना है, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह निकाली गई है तो उसमें पैसा देना है, स्टेट को पैसा देना है, ग्रांट देना है, तो ये जो चीजें होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं। क्लियर हो गया। इनफैक्ट पर ईयर इंटरेस्ट जो देना होता है सरकार को, वो भी जैसे मान लीजिए लोन लिए थे ना, लोन लेने में अपना खुद का एक मतलब एक्सपेंडिचर भी हो रहा होगा, इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो चली जाती है इस कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हम लोग, फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चला गया। जैसे देखिए सैलरीज में, इंटरेस्ट पेमेंट में, डिफेंस में जो हर साल का देना होता है, सब्सिडीज में, ये सब चीजें चली जाती हैं। कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट के बारे में बात करें, दीज आर मनी रेज थ्रू बोरोइंग, जैसे डेप्ट क्रिएटिंग एंड सेल ऑफ एसेट्स। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था। क्लियर हो गया क्या चीज है, काफी डिटेल में देख रखे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लोन, जैसे लोन की रीपेमेंट लेना, प्रिंसिपल अमाउंट, बोरोइंग फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। तो क्लियर है। कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर, वही जो मोर देन 1 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर होती है, वो वाली चीज हो गई। एक्सपेंडिचर मेड फॉर असेट क्रिएशन, जैसे लोन रीपेड कर दिया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने लोन लिया हुआ था दूसरी किसी कंट्री से 10 साल के लिए, तो उसका लोन रीपेमेंट कर लिया। इसके अलावा असेट क्रिएशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एरियाज, ये सब चली जाती है इस तरीके की चीजें।